नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को लेकर के कि आखिर किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में कौन सा विटनेस कॉम्पिटेंट माना जाएगा। डम्प विटनेस किसे कहेंगे। किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में क्या पति पत्नी एक दूसरे की ओर से या एक दूसरे के खिलाफ विटनेस हो सकेंगे। क्या रेप की विक्टिम विटनेस हो पाएगी, और क्या रेप की विक्टिम अगर विटनेस हो रही है तो उसके स्टेटमेंट को क्या कोरोबरेट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे देखेंगे कि क्या कोई जज और मजिस्ट्रेट, जब वो जज और मजिस्ट्रेट के रूप में कोर्ट में काम कर रहे हैं, अपने बिहेवियर के बारे में या जो बातें उन्हें जज और मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते पता चली हैं, उन बातों के बारे में क्या वो एक विटनेस के रूप में आ सकेंगे। अगर आ सकेंगे तो कब आ सकेंगे। और दूसरा कि क्या ये जज और मजिस्ट्रेट जब जो बातें उनको जज मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं अन्यथा पता चली हैं, उन बातों के बारे में क्या वो विटनेस हो सकेंगे। फिर बात उठेगी कि क्या 133 में, जिसको आप 133 में आप ये कह लीजिए को एक्यूज कह लीजिए, को कन्विक्टेड पर्सन कह लीजिए, सह अपराधी कह लीजिए, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे। और इसके बाद किसी भी मामले में कितने विटनेस की जरूरत पड़ेगी। एक से काम चलेगा, दो से काम चलेगा, या 200 की फौज खड़ी करनी पड़ेगी आपको किसी भी सिविल या आपराधिक मामले को विक्ट्री हासिल करने के लिए, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। इन सारी चीजों को लेकर है आज का ये लेक्चर, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। देखिए सेक्शन 118 से जब आप 120 को देखते हैं तो वहां पर कॉम्पिटेंसी को डिस्कस किया गया है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो जरा समझ लीजिए। रामेश्वर की केस को जब आप देखेंगे, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जब आप केस को देखते हैं तो वहां पर एक बात बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि न्यायालय ये मान के चलेगा कि हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस है। हर व्यक्ति, जब हम पर्सन शब्द की परिभाषा को देखते हैं इंडियन पेनल कोड से, तो मेल फीमेल दोनों शामिल होंगे और किसी भी उम्र के मेल और फीमेल इसमें शामिल है। यहां पर सिर्फ आपको एक पैरामीटर को चेक करना है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी व्यक्ति विटनेस के रूप में कोर्ट के सामने आया है, उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो उन सवालों को समझने में सक्षम है, क्या वो सवालों को समझ रहा है, और क्या उन सवालों का, उन प्रश्नों का वो रैशनल आंसर दे रहा है। अगर ये दोनों पैरामीटर पॉजिटिवली सॉल्व होते हैं तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो 5 साल की उम्र का बच्चा हो, चाहे 85 साल का कोई बुजुर्ग हो, आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल का बच्चा है इसलिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, या कोई व्यक्ति 85 वर्ष का है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 25 साल का व्यक्ति भी कॉम्पिटेंट विटनेस ना हो, अगर वो प्रश्न नहीं समझ पा रहा है, अगर उन प्रश्नों का जवाब देने में, रैशनल जवाब देने में वो सक्षम नहीं है। दूसरी ओर एक्सप्लेनेशन जो आती है सेक्शन 118 में, वो ये डिस्कस करती है कि एक पागल व्यक्ति भी, जिसे आप ल्यूनेटिक कह रहे हैं, वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है अगर इन दोनों पैरामीटर्स को वो फुलफिल कर देता है। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं ये समझ रहा है, और दूसरी ओर उन सवालों का रैशनली आंसर दे रहा है, अपनी बात को एक्सप्लेन कर ले रहा है, जो उससे क्रॉस किया जा रहा है उस क्रॉस को वो फेस कर ले रहा है, उसका जवाब दे रहा है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है मेडिकली वो अनफिट हो सकता है मेडिकली ल्यूनेटिक हो, लेकिन हमारे पर्पज के लिए, विटनेस के पर्पज के लिए वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब देखते हैं, जनरल रूल यही है जो रामेश्वर के केस में आई कि सारे व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस के रूप में माने जाएंगे। सेक्शन 118 क्या कहता है? ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट एंड टेस्टिफाई अनलेस ड्यू टू टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, फिजिकल डिजीज or mental disease, person is unable to understand the question asked to him or to give rational answer to such question। सीधा मतलब आपका फोकल पॉइंट यही होगा। बच्चे की उम्र मत देखिएगा,
उस व्यक्ति की उम्र मत देखिएगा, उसकी फिजिकल कंडीशन मत देखिएगा, उसके मेंटल स्टेटस को मत देखिएगा कि क्या वो इस समय डिप्रेशन में चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो समझ रहा है और क्या उन प्रश्नों का वो रैशनल आंसर दे रहा है। अब आप रैशनल आंसर की बात हो रही है, आप जो आंसर चाहते हैं वो दे रहा है या नहीं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। आइए इसका एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 118 का, जो ल्यूनेटिक पर्सन के बारे में है। कहता है कि हो सकता है वो मेडिकली आप कह दीजिए कि वो ल्यूनेटिक है, लेकिन अगर वो प्रश्न समझ रहा है, अगर उन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है, कंपिटेंट है, तो वो एक कंपिटेंट विटनेस है। उसके भी जो भी वो अपनी ओर से बात रखेगा उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आगे आते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न न्यायालय में उठता है वो उठता है बच्चों की एज को लेकर के, कि क्या 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, क्लास 7th में पढ़ने वाला बच्चा, 8th में पढ़ने वाला बच्चा कंपिटेंट विटनेस होगा या नहीं होगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस आती है धनराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस का नाम है धनराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2001 की केस है। इस केस में हुआ क्या कि क्लास 8 का एक बच्चा था जिसने सारी घटना को देखा था। वो कोर्ट में आता है और उसने बड़ी बखूबी एक एक चीजों का विस्तार से एनालिसिस कर देता है। क्रॉस उससे किया गया, उसने क्रॉस का भी जवाब दिया। फिर भी ये प्रश्न उठा कि क्या क्लास 8 के बच्चे को हम, उसके विटनेस को हम कंपिटेंसी देंगे। न्यायालय ने कहा क्यों नहीं देंगे, हमारे यहां एज इमैटेरियल है। अगर वो बच्चा जो क्लास 7th का है, 8 का है, जो प्रश्न उसे किए जा रहे हैं वो समझ रहा है क्या पूछा जा रहा है और उन प्रश्नों का वो समझ रहा है कि क्या जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक कंपिटेंट विटनेस है। अब इसके बाद रेप विक्टिम्स को लेकर के दिक्कत आती है कि क्या रेप विक्टिम्स कंपिटेंट विटनेस होंगे या नहीं। तो रेप विक्टिम कंपिटेंट विटनेस हैं, और तो और रेप विक्टिम के स्टेटमेंट्स का कोरोबरेशन भी जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है, आप उन्हें उस रेप में वो विक्टिम है को एक्यूज की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, अपराधी की तरह आप उन्हें न ट्रीट करें। वो एक कंपिटेंट विटनेस है। अब आते हैं सेक्शन 119 के ऊपर। ऐसे लोगों की बात करता है जो अनेबल टू स्पीक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। तो सेक्शन 19 कहता है कि इसको आप एक तरह से डम्प विटनेस मान लीजिए, लेकिन केवल कहने के लिए डम्प है। इसका जो स्टेटमेंट है, इनका जो स्टेटमेंट आएगा या जो भी ये एविडेंस देंगे वो डंप नहीं है। अगर वो ओपन कोर्ट में आइदर बाय साइन, इशारों के जरिए, और इन राइटिंग जो कुछ वो कहना चाहते हैं, अगर उसको वो इंटेलिजिबल बता देते हैं, अगर वो समझ में आने लायक बना देते हैं, ओपन कोर्ट के अंदर अगर वो ऐसा करते हैं, तो हम उसको भी ओरल एविडेंस के रूप में ट्रीट करेंगे, वो भी एक कंपिटेंट विटनेस माने जाएंगे। तो मतलब 18 और 19 को जब आप मिला के देखिए तो आप कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, किसी व्यक्ति की एज क्या है, किसी व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, किसी व्यक्ति की मेंटल स्टेटस क्या है, इन सब बातों से उसकी कंपिटेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल 2 बातों का पड़ेगा कि क्या जो प्रश्न उससे पूछा जा रहा है वो समझ रहा है, और अगर समझ रहा है तो क्या उन प्रश्नों का वो जवाब रैशनली दे रहा है। वो रैशनली जवाब बोल के भी दे सकता है, लिख करके भी दे सकता है, ओपन कोर्ट में इशारों में भी समझा सकता है, किसी भी तरह से अगर वो कम्युनिकेट कर सकता है तो वो कंपिटेंट विटनेस है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 120। सेक्शन 120 ये कहता है कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में पति के साइड से पत्नी या पत्नी के साइड से पति, पति के विरोध में पत्नी या पत्नी के विरोध में पति, एक दूसरे के फेवर या विरोध में कंपिटेंट विटनेस होंगे, कोई परेशानी नहीं। यहां पर इंग्लिश लॉ थोड़ा सा डिफरेंट था। इंग्लिश लॉ में ये मानते थे कि पति पत्नी एक ही लीगल स्टेटस बियर करते हैं, पति पत्नी एक ही माने जाते थे। इस कारण से इंग्लिश लॉ में पहले
पति के साइड से या पति के विरोध में पत्नी कंपिटेंट विटनेस नहीं हुआ करती थी, वाइस वर्सा भी वही था। लेकिन वहां भी स्थितियां बदली। अब वहां भी वही स्टेटस है जो भारत में है कि पति के मुकदमे में पत्नी भी कंपिटेंट विटनेस होगी, और पत्नी के ऊपर अगर कोई केस है उसमें पति जो है वो कंपिटेंट विटनेस के रूप में आ सकते हैं, उनकी कंपिटेंसी है। अब आगे आते हैं, न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट को लेकर के सेक्शन 121 बना है। अब सेक्शन 121 को समझिए। सेक्शन 121 को जब आप पढ़ेंगे तो यह निकल के आएगा कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट जब वो न्यायालय में जज और मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं तब अपने बिहेवियर के बारे में और जो बातें उनको जज और मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते रहने के कारण पता चली है, उन बातों पर उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा प्रश्नों का जवाब देने के लिए जब तक कि सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर ना हो। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए एक मर्डर का मुकदमा है जिसका ट्रायल चल रहा है और एक्स जो है वहां पर गवाही दे रहे हैं। अब एक्स ने जो विटनेस बन के आए हैं, एक्स को अपोनेंट ने अनट्रस्टफुल घोषित कर दिया, अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर कर दिया है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं। अब जज और मजिस्ट्रेट जो उस ट्रायल को सुन रहे हैं वो इस अनट्रस्टी विटनेस ने क्या कहा, क्या चीजें उनको पता चली, किस बात पर ये अनट्रस्टफुल साबित हुए, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए वो तब तक विवश नहीं किए जाएंगे जब तक सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। वहीं दूसरी ओर 121 का दूसरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो बातें अदरवाइज उन्हें पता चली हैं, एक जज मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते रहने के कारण नहीं, अन्यथा अगर उन्हें पता चली हैं, उन बातों का जवाब देने के लिए वो विवश किए जा सकेंगे। कौन सी ऐसी बातें होंगी? अब इसी एग्जांपल को लीजिए कि एक्स जो है वो विटनेस के रूप में आए हैं, एक मर्डर में ट्रायल चल रहा है और एक्स जो है विटनेस के रूप में आए हैं। डिफेंस का जो काउंसिल है, जो अपोनेंट है, वो कुछ ऐसे सवाल पूछता है, और देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन में आगे के लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ऐसा आपकी जिंदगी के किसी भी पहलू को छुआ जा सकता है जहां से आपके ट्रस्टवर्दी होने को हम उसको हिला सकें, शेक कर सकें, आपको अनट्रस्टी साबित कर सकें, अनट्रस्टफुल दिखा सकें। अब अपोनेंट का एडवोकेट तमाम तरीके के सवाल पूछता है, पर्सनल सवाल भी पूछता है, जिससे एक्स बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं। और जब इनका विटनेस के रूप में स्टेटमेंट समाप्त होता है, ये विटनेस बॉक्स से बाहर आते हैं तो अपने रिवॉल्वर निकालते हैं और अपोनेंट के एडवोकेट को शूट कर देते हैं। अब एक जज और मजिस्ट्रेट जो ट्रायल को देख रहे थे, जो ट्रायल को सुन रहे थे, एक्स ने विटनेस बॉक्स के बाहर आके जो शूट किया, क्या ये बात उनको सिर्फ इस कारण पता चली कि वो जज और मजिस्ट्रेट हैं, या जो भी लोग वहां न्यायालय परिसर में थे, अगल बगल थे, जो भी लोग इनको जिस कारण से पता चला उसी तरीके से जज साहब को भी पता चला। इसलिए सेक्शन 121 का सेकंड पैरा ये कह रहा है कि जो बातें आपको जज और मजिस्ट्रेट के अन्यथा पता चली, काम करते रहने के अन्यथा पता चली हैं, उन बातों पर मतलब वो ट्रायल चलाने वाले जज से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या एक्स ने गोली चलाई है, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस थी, इन बातों को लेकर उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 121 जज और मजिस्ट्रेट की बात करता है। अब 133 पे आ जाते हैं, किस्सा अपराधी हैं, तो 133 के आप लेक्चर को देख लीजिए, वहां भी ये चीज मैंने स्पष्ट की है कि वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। ये बात अलग है कि सेक्शन 114 के इलस्ट्रेशन बी को देखते हुए उसके दिए गए स्टेटमेंट को, उसके दिए गए एविडेंस को कोरोबोरेट करना जरूरी होगा। न्यायालय जो है वो कॉशन के प्रिंसिपल पे भी काम करती है और बिना कोरोबोरेशन सह अपराधी के एविडेंस पर ज्यादा रिलाई नहीं करती। अब आते हैं सेक्शन नंबर 134 जो कहता है कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में कितने गवाह होने चाहिए। 2 गवाह से काम चलेगा, 10 की जरूरत है या 200 की फौज खड़ी करनी पड़ेगी,
इस बात को सेक्शन 134 डिस्कस करता है। क्या कहता है? नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। सेक्शन 134 बड़ा क्लियर कह देता है कि हम किसी भी सिविल या आपराधिक मामले में किसी भी फैक्ट को साबित करने के लिए कोई नंबर हमने रिक्वायर्ड नहीं किया है कि 5 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए, 50 आदमी चाहिए। यहां का सीधा मतलब यह है कि अगर एक आदमी भी ऐसा है, अगर आपके साइड से एक गवाह भी ऐसा है जो सारी चीजों को बखूबी एक्सप्लेन कर देता है और आंसर्स को, जो अपोनेंट क्वेश्चन पूछता है उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर देता है, आंसर दे देता है, सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि जो कुछ वो कह रहा है वो सही है, तो एक सिंगल विटनेस भी आदमी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। आपका मुद्दा सॉल्व करने के लिए सिविल मामला हो, क्रिमिनल केस हो, वहां पर्याप्त है। आपने 200 अपनी ओर से गवाह खड़े कर दिए, एक कह रहा है कि एक्स ने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी जो एक्यूज है, दूसरा कह रहा है नहीं साहब उसने तो क्रीम कलर पहना था, तीसरा आके कहता है कि नहीं साहब वो तो वहां था ही नहीं। तो ऐसे 200 गवाह मत प्रोड्यूस कीजिए जो एक दूसरे की टांग खींच दें। वो एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, आपका मुकदमा खींच देंगे। अगर एक भी गवाह ऐसा है आपके साइड से जो उस फैक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन कर सकता है, उस पर उठने वाले प्रश्नों का समुचित जवाब दे सकता है, अपोनेंट उसे नहीं ब्रेक कर पाए हैं, तो यकीन रखिएगा वो एक गवाह ही आपके पूरे मुद्दे के ऊपर निष्कर्ष दिलाने के लिए पर्याप्त है। अब यहां केस आती है रमेश कृष्ण वर्सेस महाराष्ट्र। रमेश कृष्ण वर्सेस महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2003 में और जोरदार तरीके से कही कि हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के ऊपर है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, और एक सिंगल विटनेस भी किसी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई घटना हुई है, कोई एक आई विटनेस है तो एक ही क्यों है, 4 क्यों नहीं थे, 4 होते तब विश्वास करेंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे। सिंगल व्यक्ति भी अगर ऐसा है, सिंगल विटनेस भी है जो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, सारे प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है और दे रहा है, तो उस एक विटनेस के गवाही पर भी पनिशमेंट की जाएगी, वहां कन्विक्शन होगा। नेक्स्ट केस आती है विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की 2004 में। यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टैब्लिश किया रमेश कृष्ण वाले मुकदमे के दिए अपने जजमेंट को कि हमारा पूरा फोकस क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। और अगर क्वालिटी की हम बात करें, एक व्यक्ति की क्वालिटी 200 लोगों के क्वांटिटी पर भारी पड़ जाएगी। तो इतनी बातें रही कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को लेकर के। एविडेंस लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर जो लेकर आपके सामने आऊंगा वो होगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच की जो बातचीत है, वकील और क्लाइंट के बीच की जो बातचीत है, एडवोकेट के जो क्लर्क हैं उन्होंने जो बातचीत उनको पता चली है किसी क्लाइंट के जरिए, किसी मान लीजिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, स्टेट के कम्युनिकेशन है, क्या इसमें जो भी बातें किसी ऑफिसर को, किसी व्यक्ति को पता चली हैं, उस ऑफिशियल कैपेसिटी में रहने के कारण क्या वो बातें बताने के लिए वो विवश किए जाएंगे, और अगर क्या वो खुद से देना चाहें तो कोर्ट उन्हें एक्सेप्ट करेगी। इन सारी चीजों को लेकर प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।